बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विस्तृत वन प्रांतर के मध्य एक अति प्राचीन एवं विशालकाय बरगद का वृक्ष था, जिसकी जटाएं भूमि तक लटक रही थी और शाखाएं आकाश को छू रही थीं। उसी वृक्ष की एक सुरक्षित शाखा पर स्वर्णिम पंखों वाला एक दिव्य हंस निवास करता था, जिसका नाम था स्वर्ण हंस। उसकी पत्नी थी चंद्रिका, जिसके पंख चांदी की तरह चमकते थे। दोनों का जीवन अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण था। प्रातःकाल वे साथ साथ भोजन की तलाश में निकलते, मध्याह्न में विश्राम करते और सायंकाल को वृक्ष की उच्च शाखा पर बैठकर सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखते। एक दिन जब स्वर्णहंस विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट बीज और फल लेकर संध्या के समय लौटा, तो उसने देखा कि चंद्रिका घोंसले में नहीं है। सूर्य क्षितिज के पार जा चुका था, आकाश में तारे टिमटिमाते लगे थे, पर चंद्रिका का कहीं अता पता नहीं था। स्वर्णहंस चिंतित हो उठा। वो बार बार घोंसले से बाहर झांकता और दूर तक निहारता, पर उसे चंद्रिका दिखाई नहीं दे रही थी। अर्धरात्रि के समय जब चंद्रिका लौटी, तो स्वर्णहंस ने उदास स्वर में पूछा, प्रियतमा, तुम इतनी रात्रि तक कहां थीं? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में अत्यंत व्याकुल हो रहा था। चंद्रिका ने बिना स्वर्णहंस की ओर देखे ही उत्तर दिया, कुछ विशेष नहीं, बस वन के उस पार स्थित सरोवर पर हमारी पुरानी सखी शुभ्रा से भेंट हो गई। उससे वार्तालाप करते करते समय का ज्ञान ही नहीं रहा। स्वर्णहंस का हृदय भारी हो गया। उसे ज्ञात था कि शुभ्रा तो कई मौसम पूर्व ही दक्षिण दिशा की ओर प्रवास पर चली गई थी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। चंद्रिका ने स्वर्णहंस के लाए हुए सुगंधित कमल के बीज, मधुर आम के टुकड़े और स्वादिष्ट जंगली बेर देखे तो उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। उसने स्वर्णहंस की प्रतीक्षा किए बिना ही भोजन आरंभ कर दिया। भोजन के उपरांत वह बोली, आज का भोजन तो अत्यंत ही रुचिकर था। मेरी अभिलाषा है कि तुम प्रतिदिन इसी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया करो। इतना कहकर वह विश्राम हेतु मुड़ गई। स्वर्णहंस की आंखों में नींद नहीं थी। समस्त रात्रि वह जागता रहा और मनन करता रहा। चंद्रिका ने उससे मिथ्या वचन क्यों कहे? क्या उसका प्रेम समाप्त हो गया है? क्या वह किसी अन्य से मिलने जाती है? उसके मन में असंख्य प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। प्रभात का प्रथम प्रकाश फैलते ही वह उदास मन से अपने बुद्धिमान मित्र पिकराज से भेंट करने चला गया। पिकराज एक सघन आम के वृक्ष पर निवास करता था और अपनी विवेकशीलता के लिए संपूर्ण वन में विख्यात था। स्वर्णहंस ने संपूर्ण घटना विस्तार पूर्वक वर्णित की। पिकराज गंभीर मुद्रा में बोला, प्रिय मित्र, वर्तमान युग में स्वार्थ और छल कपट का बोलबाला है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए प्रियजनों से भी असत्य बोलने में संकोच नहीं करते। तुम्हारी चंद्रिका का आचरण भी संदेह उत्पन्न करता है, परंतु तुम्हें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक विशद कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें ज्ञात होगा कि स्वार्थ, छल और प्रतिशोध की भावना किस प्रकार मनुष्य के, यहां तक कि पशु पक्षियों के भी जीवन को दुखमय बना देती है। पिकराज ने गंभीर स्वर में कथा आरंभ की। अतीत के एक सुदूर युग की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल एवं समृद्ध राज्य विद्यमान था, सुवर्णपुर। उस राज्य के शासक थे महाराज शत्रुंजय, जो न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उनकी प्रथम पत्नी महारानी इंदुमती से उन्हें एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नामकरण किया गया वीरवर। संपूर्ण राज्य में 15 दिन तक उत्सव मनाया गया। उत्सव के अवसर पर दिग दिगंत से कलाकार, नर्तक, गायक और विद्वान आमंत्रित किए गए। एक दिन महाराज की दृष्टि एक नृत्यांगना मोहिनी पर पड़ी, जो मालवा प्रदेश से आई थी। उसका नृत्य इतना मनोहर था और सौंदर्य इतना तेजस्वी कि महाराज उस पर आसक्त हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री के माध्यम से मोहिनी को विवाह का प्रस्ताव प्रेषित किया। मोहिनी, जो एक सामान्य नर्तकी थी, राजा का हृदय प्राप्त कर अत्यंत प्रफुल्लित हुई और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विधि विधान से उनका विवाह संपन्न हुआ और मोहिनी राजमहल की द्वितीय रानी बन गई। समय चक्र अविरत गतिमान रहा। बड़ी रानी इंदुमती के पुत्र वीरवर युवा हो गए, तो छोटी रानी मोहिनी के 2 पुत्र हुए, अमरसेन और विक्रमसेन। तीनों राजकुमार बड़े हुए और शस्त्र शास्त्र, घुड़सवारी, युद्ध कला एवं राजनीति में निपुण हो गए। वीरवर वीर और धैर्यवान था।
अमरसेन बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ, तो विक्रमसेन उत्साही और साहसी। एक हेमंत ऋतु के दिन वीरवर शिकार के लिए दूर के विंध्याचल वन में गया। अश्व पर आरूढ़ होकर धनुष बाण लिए वो गहन वन में प्रविष्ट हुआ। संपूर्ण दिवस व्यतीत हो गया, पर उसके हाथ कोई उल्लेखनीय शिकार नहीं लगा। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर अग्रसर हो रहा था। थका मांदा वो लौटने ही वाला था कि तभी घने वृक्षों के बीच से एक विचित्र दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। एक उजड़े हुए, मैले कुचले वस्त्र धारण किए व्यक्ति, जिसके केश बिखड़े हुए थे और नेत्रों में एक खोई हुई चमक थी, भटक रहा था। उसके कंधे पर एक हरा भरा तोता विराजमान था, जो बारंबार हरी हरी उच्चारित कर रहा था। वीरवर ने अश्व रोका और उस व्यक्ति के समीप गया। उसने निरीक्षण किया कि व्यक्ति भूख प्यास से व्याकुल है। वीरवर ने अपने थैले से सत्तू और जल निकालकर उसे प्रदान किया। व्यक्ति ने लपक कर भोजन ग्रहण किया और लगभग अधांश की भांति खाने लगा। तभी तोता बोला, हे राजकुमार, आपकी दया अतुलनीय है। मेरे स्वामी को भोजन प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वीरवर चकित रह गया। उसने पूछा, तुम्हारे स्वामी की यह दशा कैसे हुई? वे इस घनघोर वन में एकाकी क्यों भटक रहे हैं? तोते ने दुखपूर्ण स्वर में कहा, मेरे स्वामी का नाम सुमित्र है। वे एक संपन्न साहूकार थे और उनका एक इकलौता पुत्र था, आनंद। कुछ काल पूर्व पड़ोसी राज्य की राजकुमारी रूपवती ने एक घोषणा प्रसारित की कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का यथार्थ उत्तर देगा। जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। आनंद वय में युवा था और राजकुमारी के सौंदर्य की चर्चा श्रवण कर वह भी उसके दरबार में उपस्थित हुआ, परंतु वह राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और उसका वध कर दिया गया। इस मानसिक आघात को मेरे स्वामी सहन नहीं कर पाए। वे विवेकहीन हो गए और इस वन में भटकने लगे। मैंने उनका साथ नहीं त्यागा। अब वे और मैं केवल यही दो प्राणी हैं जो एक दूसरे के सहारे जीवित हैं। वीरवर का हृदय द्रवित हो गया। उसने पूछा, वह प्रश्न क्या था जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता? तोता बोला, राजकुमारी पृच्छा करती है, हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य क्या है? किंतु किसी को भी इसका उत्तर ज्ञात नहीं है। अब तक सैकड़ों युवक इस प्रश्न के चक्कर में अपने प्राण गंवा चुके हैं। वीरवर ने सुमित्र को कुछ और भोजन दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके पुत्र की मृत्यु का कारण ज्ञात करने का प्रयत्न करेगा। किंतु उसके मन में एक अद्भुत जिज्ञासा जागृत हुई। राजकुमारी रूपवती कैसी है? वह प्रश्न क्यों पूछती है? हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य क्या है? वो महल लौटा, परंतु उसका चित्त अशांत था। रात्रि में वह सम्यक रूप से निद्रा नहीं ले पाया। उसकी नेत्रों के समक्ष राजकुमारी रूपवती की एक काल्पनिक प्रतिमा तैरती रही, अत्यंत मनोहर परंतु अत्यंत निष्ठुर। अगले दिन उसने अपने माता पिता को सूचित किया कि वह राजकुमारी रूपवती के राज्य की ओर प्रस्थान कर रहा है। महाराज शत्रुंजय और रानी इंदुमती ने अत्यंत समझाया, पुत्र, यह अति संकटपूर्ण है। सैकड़ों युवक मारे जा चुके हैं। तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो। परंतु वीरवर के मन में अब एक आकर्षण और एक चुनौती दोनों ही वास करने लगे थे। वह अपने अश्व पर आरूढ़ होकर रूपवती के राज्य रजत नगर की दिशा में चल पड़ा। रजत नगर का राजमहल अत्यंत भव्य था, श्वेत संगमरमर से निर्मित, जिस पर रजत का कार्य किया गया था। वीरवर ने राजकुमारी से भेंट करने का निवेदन किया। कुछ क्षण उपरांत दरबार आयोजित हुआ। राजकुमारी रूपवती सिंहासन पर विराजमान थी। वीरवर ने निरीक्षण किया। वह वास्तव में अद्वितीय सुंदरी थी। उसके कुंचित केशों में मोती गुंथे थे, नेत्रों में एक गहन रहस्य था और अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान विद्यमान थी। वीरवर ने स्वयं का परिचय प्रदान किया। रूपवती मधुर स्वर में बोली, स्वागत है हे राजकुमार, आपने विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं विवाह के लिए सहमत हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप सही उत्तर प्रदान करेंगे तो मैं आपकी हो जाऊंगी, यदि नहीं तो आप जानते ही हैं। वीरवर ने साहस संचित किया। निवेदन करे राजकुमारी। रूपवती ने वही प्रश्न पृच्छा किया, हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य क्या है? वीरवर मौन रहा।
उसके मस्तिष्क में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या यह कोई दंत कथा है? क्या यह कोई प्रतीक है? क्या यह कोई ऐतिहासिक घटना है? परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो घंटों तक निश्चल खड़ा रहा, परंतु उत्तर नहीं दे पाया। अंततः राजकुमारी ने हस्त का संकेत किया और वीरवर का शिरोच्छेद कर दिया गया। सुवर्णपुर में सभी वीरवर की प्रतीक्षा करते रहे। जब वो सप्ताह भर भी वापस नहीं लौटा तो मध्यम राजकुमार अमरसेन चिंतित हो उठा। उसने माता पिता से अनुमति ली और अपने भ्राता की खोज में रजत नगर की ओर प्रयाण किया। जब वह राजमहल पहुंचा और राजकुमारी रूपवती को देखा तो उस पर भी वही मोहिनी मंत्र कार्य कर गया। वो उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और स्वयं विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रूपवती ने पुनः वही शर्त दोहराई। अमरसेन ने भी प्रश्न श्रवण किया, हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य क्या है? वह भी चिंतन में डूब गया। उसने तर्क और बुद्धि से उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। अंततः उसका भी वही दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुआ। अब सुवर्णपुर में केवल कनिष्ठ राजकुमार विक्रमसेन शेष था। जब उसे अपने दोनों भ्राताओं की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं उस क्रूर राजकुमारी से अपने भाइयों का प्रतिशोध लेकर रहूंगा, अथवा तो मैं उसे उसके अपराध का दंड दूंगा, अथवा स्वयं मारा जाऊंगा। महाराज शत्रुंजय और दोनों रानियों ने अत्यंत रोका समझाया, परंतु विक्रमसेन अविचल था। उसने कहा, माता पिता, मेरे भाई निरपराध थे। उनकी हत्या एक निर्दय स्त्री ने की है। यदि मैं इसका प्रतिकार नहीं करूंगा तो मैं स्वयं को राजपुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं मानूंगा। वह अपने वेगवान अश्व और खड्ग लेकर चल पड़ा। मार्ग में उसने विचार किया, यदि मैं सीधे जाकर वही प्रश्न सुनूंगा और उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मेरी भी वही दशा होगी। मुझे चातुर्य से कार्य लेना होगा। रजतनगर के निकट एक विशाल उद्यान था, चंद्रवाटिका। विक्रमसेन ने अपने अश्व को वन के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर बांधा और सामान्य वस्त्र धारण कर उद्यान में प्रवेश किया। वहां एक नील कमलों से परिपूर्ण सरोवर था। वह सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे उपविष्ट हो गया। संयोगवश राजकुमारी रूपवती प्रतिदिन सायंकाल के समय अपनी सखियों के साथ इसी उद्यान में भ्रमण हेतु आती थी। अल्प समय में ही रूपवती अपनी 6 सखियों के साथ आ पहुंची। वे सभी हास्य परिहास करती हुई सरोवर के निकट आईं। रूपवती ने अपनी एक सखी से कहा, मुझे तृष्णा लगी है, थोड़ा जल ले आओ। सखी जल लेने सरोवर के समीप आई। उसका नाम था तारा। उसने विक्रमसेन को देखा। विक्रमसेन साधारण वेश में भी एक तेजस्वी युवक प्रतीत हो रहा था। तारा उस पर मोहित हो गई। उसने जल भरकर रूपवती को दिया और फिर तत्काल लौटकर विक्रमसेन के समीप आई। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पूर्व में कभी नहीं देखा, तारा ने पूछा। मैं एक पथिक हूं, इस नगर से गमन कर रहा हूं, विक्रमसेन ने उत्तर दिया। तारा बोली, तुम्हारा रूप रंग सामान्य नहीं प्रतीत होता। मैं तुम पर आसक्त हो गई हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विक्रमसेन ने विचार किया, यह राजकुमारी की घनिष्ठ सखी है। इसके माध्यम से ही मैं राजकुमारी का रहस्य ज्ञात कर सकता हूं। उसने सकारात्मक उत्तर दिया। तारा प्रसन्न हो गई। वह विक्रमसेन को अपने निवास स्थान ले गई, जो उद्यान के समीप ही था। उसने उसे भोजन कराया और फिर बोली, तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मुझसे विवाह करोगे। विक्रमसेन ने कहा, मैं विवाह अवश्य करूंगा, परंतु पूर्व में मुझे एक कार्य करना है। तुम्हारी राजकुमारी रूपवती ने मेरे 2 भ्राताओं की हत्या की है। मुझे उनका बदला लेना है। मुझे ज्ञात करना है कि वह प्रश्न क्यों पूछती है और उसका उत्तर क्या है। तारा भयभीत हुई, परंतु उसने वर्णन करना आरंभ किया। राजकुमारी प्रत्येक युवक से हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य पूछती है, किंतु वास्तव में यह प्रश्न उसने एक साधु से श्रवण किया है। वह साधु, जिसका नाम दयानिधि है, से राजकुमारी अत्यंत प्रभावित है। साधु ने उसे यह प्रश्न प्रदान किया है और कहा है कि जो इसका उत्तर जानता है वही वास्तविक ज्ञानी है। राजकुमारी को स्वयं भी पूर्ण कथा ज्ञात नहीं है। तो उत्तर कहाँ प्राप्त होगा? विक्रमसेन ने पूछा। कहा जाता है कि इसका उत्तर केवल
स्वर्ण शिखर पर्वत पर निवास करने वाले एक मुनि को ज्ञात है जो सागर के पार रहते हैं, परंतु वहां पहुंचना दुष्कर है। मार्ग में अनेक संकट हैं। विक्रमसेन ने दृढ़ निश्चय किया कि वो स्वर्ण शिखर पर्वत पर जाएगा। तारा ने उसे एक अलौकिक अश्व और एक विशेष खड्ग प्रदान किया और बताया, पश्चिम दिशा में गमन करना। मार्ग में एक गुफा प्राप्त होगी जहां एक वृद्ध सिंह निवास करता है। वो अब शिकार नहीं कर पाता, क्षुधार्त रहता है। उसे भोजन दे देना, वो तुम्हारी सहायता करेगा। तत्पश्चात विशाल सागर पार करना होगा। विक्रमसेन पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। अनेक दिवसों की यात्रा के उपरांत उसे वो गुफा प्राप्त हुई। गुफा के मुख पर एक वृद्ध सिंह उपविष्ट था, जिसकी आंखों में पीड़ा और भूख थी। विक्रमसेन ने अपने पास से मांस का खंड निकालकर उसे दिया। सिंह ने कृतज्ञता से उसकी ओर दृष्टिपात किया और फिर मनुष्य की भाषा में बोला, तुमने मेरी क्षुधा शांत की है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। बताओ, तुम कहां जा रहे हो? विक्रमसेन ने समस्त कथा वर्णन की। सिंह बोला, सागर पार करना सरल नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी उपस्थिति से वन के अन्य पशु तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अगले दिन वे दोनों चल पड़े। सिंह की गर्जना श्रवण कर कोई भी पशु निकट नहीं आता था। अनेक दिवसों की यात्रा के उपरांत वे सागर तट पर पहुंचे। वहां एक जीर्ण नौका पड़ी थी। विक्रमसेन ने उसे संशोधित किया और सिंह से विदा ली। सागर की तरंगें उच्च थीं, परंतु विक्रमसेन ने साहस नहीं त्यागा। 7 दिवस और 7 रात्रियों की कठिन यात्रा के पश्चात वह दूसरे तट पर पहुंचा। वहां एक सुंदर नगर था, हिरण्यनगर। नगर के राजा का नाम था महाराज हेमांगद। उनके दरबार में प्रतिदिन संगीत और कला का आयोजन होता था। विक्रमसेन भी दरबार में उपस्थित हुआ। जब उसकी बारी आई तो उसने एक हृदय स्पर्शी गीत प्रस्तुत किया, जो उसके भ्राताओं की स्मृति और प्रतिशोध की भावना से परिपूर्ण था। संपूर्ण दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। महाराज हेमांगद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। मुझसे कुछ भी याचना करो। विक्रमसेन ने कहा, महाराज, मुझे हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य ज्ञात करना है। महाराज का मुखमंडल तत्काल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह याचना अति गुरुतर है। क्या तुम कुछ अन्य याचना करोगे? स्वर्ण, रजत, राज्य, कुछ भी? विक्रमसेन अडिग रहा। तब महाराज बोले, अस्तु, मैं तुम्हें यह रहस्य बता दूंगा, परंतु शर्त यह है कि जैसे ही कथा समाप्त होगी तुम्हारा शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रमसेन ने साहस संचय किया। हां महाराज, मैं तैयार हूं। महाराज हेमांगद ने एक गहन श्वास ग्रहण किया और आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में सैनिक एक युवती को बेड़ियों में जकड़ कर लाए। युवती के वस्त्र चीर्ण थे, शरीर पर क्षतों के चिन्ह थे, परंतु उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। महाराज ने कहा, यह है रजत सरोवर और मैं हूं हिरण्यमृग। विक्रमसेन आश्चर्यचकित रह गया। महाराज ने कथा आरंभ की। अनेक वर्ष पूर्व जब मैं युवा था तो एक बार शिकार के लिए गहन वन में गया। वहां एक सरोवर के तट पर मैंने इस युवती को देखा। उसका नाम सरिता था। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उस पर आसक्त हो गया। सरिता भी मुझसे प्रेम करने लगी। हमने गंधर्व विवाह संपन्न किया और मैं उसे अपने महल में ले आया। आरंभ में तो सब कुछ उत्तम था, परंतु जब मुझे राज सिंहासन प्राप्त हुआ और मैंने अन्य राजकन्याओं से विवाह किया तो मैंने सरिता को उपेक्षित कर दिया। मेरी नवीन रानियों ने उसे कष्ट दिया। अंततः मैंने उसे कारागार में निरुद्ध कर दिया। यही है हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य। एक ऐसा प्रेम जो स्वार्थ और अहंकार के कारण विश्वासघात में परिवर्तित हो गया। विक्रमसेन ने पूछा, परंतु राजकुमारी रूपवती इससे किस प्रकार संबंधित है? महाराज बोले, रूपवती मेरी भतीजी है। जब उसे इस घटना का ज्ञान हुआ तो उसने प्रतिज्ञा की कि वह उसी से विवाह करेगी जो इस रहस्य को जानता हो, ताकि संसार को ज्ञात हो कि प्रेम में विश्वासघात कितना घातक होता है। परंतु दुर्भाग्यवश उसे पूर्ण कथा ज्ञात नहीं है। उसने एक साधु से यह प्रश्न श्रवण किया और वही पुनरावृत्ति करती है। विक्रमसेन ने कहा, महाराज, आपने एक निरपराध स्त्री के साथ अन्याय किया है। आपको उसे मुक्त करना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। महाराज हेमांगद ने पश्चाताप किया।
उन्होंने सरिता को मुक्त किया और उससे क्षमा प्रार्थना की। सरिता ने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु उसने महल में निवास करने से नकार दिया और एक आश्रम की ओर प्रस्थान किया। विक्रमसेन वापस लौटा। तारा ने उसका स्वागत किया। फिर वह राजकुमारी रूपवती के समक्ष उपस्थित हुआ और कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानता हूं। हिरण्यमृग और रजत सरोवर का रहस्य है स्वार्थी प्रेम और कृतज्ञता। परंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या तुम उस साधु के प्रभाव से मुक्त हो सकती हो जिसने तुम्हें एक अपूर्ण कथा के नाम पर निर्दोष युवकों की हत्या करने के लिए प्रेरित किया? रूपवती लज्जित हुई। उसने अनुभव किया कि उसने अपने व्यक्तिगत क्रोध को अन्य व्यक्तियों के प्राण लेने का साधन बना लिया था। उसने साधु दयानिधि का साथ त्याग दिया और विक्रमसेन से क्षमा याचना की। विक्रमसेन ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु विवाह नहीं कर सकता। प्रेम प्रतिशोध अथवा दया के आधार पर नहीं होता। वह सुवर्णपुर वापस लौट आया और अपने भ्राताओं की स्मृति में धर्मशालाएं एवं विद्यालय निर्मित करवाए। पिकराज ने कथा समाप्त की। स्वर्णहंस गंभीर चिंतन में निमग्न हो गया। पिकराज बोला, देखो मित्र, संदेह और क्रोध से कार्य नहीं चलेगा। तुम्हारी चंद्रिका ने संभवतः कोई लघु असत्य कहा है, परंतु संभव है उसकी कोई विवशता हो। तुम्हें धैर्यपूर्वक संवाद करना चाहिए। स्वर्णहंस लौटकर घोंसले में आया। उसने चंद्रिका से प्रेम पूर्वक पूछा, प्रिय, तुम सत्य बताओ, मैं तुम्हें तिरस्कार नहीं करूंगा। चंद्रिका ने अंततः सत्य उद्घाटित किया। वह एक अनाथ हंस शावक की देखभाल कर रही थी जो आंधी में अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। वह स्वर्णहंस को चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे ज्ञात था कि वह स्वयं भी स्वर्णहंस को अपने संदेह पर पश्चाताप हुआ। उसने चंद्रिका के कंधे पर अपना पंख रखा और कहा, तुमने अति उत्तम कार्य किया है। अब से हम दोनों मिलकर उस शिशु की देखभाल करेंगे। दोनों ने मिलकर उस अनाथ शावक का पालन पोषण किया, जिसका नाम उन्होंने दया रखा। अल्प समय में ही दया वयस्क हो गया और उसने अपना नवीन परिवार स्थापित किया। पिकराज की कथा ने स्वर्णहंस को शिक्षा दी कि संदेह और क्रोध से अधिक बलवान प्रेम और विश्वास होता है, और यह कि प्रत्येक संबंध में संवाद और सहानुभूति अनिवार्य है।